चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजाहिदिया मनीष चैनल पर। और आज हम यहाँ पर करने वाले 50 क्वेश्चन जो आपका आज मैं आपको एक पूरा अच्छे से चैप्टर पूरा क्लियर करवा दूंगा, तो जिसमें रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और इस चैप्टर का नाम होगा आपका पादप उत्तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? बताएं। प्रो बिरबल साहनी, डॉक्टर आर.पी. राय, सर जगदीश चंद्र बोस या प्रो बी माहेश्वरी। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो पहला क्वेश्चन आपके सभी के स्क्रीन पर आ चुका है और आज ये पादप उत्तक के आप हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? बताएं। बिल्कुल सही, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं आपके प्रो पी माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, द्विलिंगी क्लिस्टोगेम्स पुष्प वे होते हैं कौन से? द्विलिंगी क्लिस्टोगेम्स पुष्प वे होते हैं जो कभी नहीं खुलते, केवल दिन के समय खुलते हैं, केवल रात के समय खुलते हैं या सदैव खुले रहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द्विलिंगी क्लिस्टोगेम्स पुष्प वे जो होते हैं, जो क्या होते हैं, आप सभी को बताना है क्या होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, द्विलिंगी क्लिस्टोगेम पुष्प वे होते हैं जो कभी नहीं खुलते हैं। क्या? कभी भी नहीं खुलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोनोकार्पिक पौधे वे होते हैं जिनमें क्या होता है? मोनोकार्पिक पौधे वे होते हैं जिनमें क्या होता है? वेरी वेरी गुड। मोनोकार्पिक पौधे वे होते हैं जिनमें जीवन में केवल एक बीज विकसित होता है। नहीं, जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है। मोनोकार्पिक पौधे कौन से होते हैं? मोनोकार्पिक पौधे वो होते हैं जिसमें पूरे जीवन में केवल एक बार पुष्पन होता है। ऑप्शन नंबर बी। केरेनकल निम्न में से किस रचना की अतिवृद्धि है? कौन सा? केरेनकल निम्न में से किस रचना की अतिवृद्धि है? कोटोलिडीन की, अध्यावरण की, पीडेनकल की या इनमें से कोई भी नहीं। 4th नंबर का क्वेश्चन, केरेनकल निम्न में से किस रचना की अतिवृद्धि है? बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही है। केरेनकल जो है आपकी अध्यावरण की अतिवृत्ति है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है, जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या चेल जो गेमी कहलाती, मीसोगेमी, पोरोगेमी या इनमें से कोई भी नहीं। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं पोरोगेमी। जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड से होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है पोरोगेमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पेरिस्पर्म जो होता है वो सहायक कोशिकाओं का विघटित भाग होता है, भ्रूणपोष का बाहरी भाग होता है, द्वितीय केंद्रक का विघटित भाग होता है या न्यू सेल्स का अवशिष्ट भाग होता है। क्या क्वेश्चन है कि पेरिस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? वेरी गुड, पेरिस्पर्म जो होता है वो आपका एक प्रकार का न्यू सेल्स का अवशिष्ट भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी। हरे नारियल का दूधिया पानी जो होता है वो तरल न्यूसेल्स का होता है, मादा युग्मोद्भिद का तरल पदार्थ का होता है, तरल भ्रूणपोष का होता है या तरल चेलेजा का होता है। हरे नारियल का दूधिया पानी जो होता है वो किसका होता है? वेरी गुड, हरे नारियल का दूध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजाहिदिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ से आपको मैं 3 चैप्टर कराऊंगा, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव विकास और जैव प्रौद्योगिकी के। आज हम करेंगे 40 से 50 मोस्ट क्वेश्चन। तो आप सभी अगर लाइव आ चुके हैं तो एक बार सभी यस लिख देना, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जो लाइसोसोम पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं?
आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि लाइसोसोम जो पाए जाते हैं वो उपापचय एंजाइम में पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम में पाए जाते हैं, ऑक्सीकरण एंजाइम में पाए जाते हैं या पाचक एंजाइम में पाए जाते हैं। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। लाइसोसोम जो पाए जाते हैं वो आपके पाचक एंजाइम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का युग्म होता है? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का युग्मज होता है? लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पेक्टिन में या डिप्लोटीन में? वाह, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का युग्म होता है? तो वो होता है जाइगोटिन में। अगला क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? माइट्रोकांडिया को, कोशिका द्रव्य को, लाइसोसोम को या केंद्रक को? और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? यहाँ से आपके तीन क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष जो होता है, कंट्रोल सेंटर वो होता है, आप सभी को पता है, केंद्रक होता है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइट्रोकांडिया को। किसको कहते हैं? माइट्रोकांडिया को। ये माइट्रोकांडिया को क्या कहते हैं सर? माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और केंद्रक कहते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष। यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन बता दिए मैंने। आपसे पूछ ले कि कंट्रोल सेंट्रल कौन सा है कोशिका का, तो कोशिका को जो कंट्रोल करते हैं वो केंद्रक होता है। और कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकांडिया और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ओके, चलिए। किसी भी जीवित कोशिका का ऊर्जा रूपी पैकेट जो होता है, एडीपी होता है, एटीपी होता है, एनएडीपी होता है या एनएडीपीएस2 होता है? सबसे पहले तो आपको एटीपी का फुल फॉर्म बताना है। क्या होगा? एटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है और इसका सही जवाब भी हो जाएगा फोर्थ नंबर का बी वाला, कि किसी भी जीवित कोशिकाओं का ऊर्जा रूपी पैकेट जो होता है वो आपका एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? डीएनए और आरएनए के बारे में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपकी एग्जामिनर ज़रूर पूछेगा। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? साइटोसिन, ग्वानिन, एडिसिन या यूरेसिल? पता है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? वाह यार, वेरी गुड, बिल्कुल सही। डीएनए में आपका कौन सा नहीं पाया जाता? ये पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, यूरेसिल आपका डीएनए में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज में डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है या प्रोटीन पाया जाता है? और आपको सबसे पहले तो डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। बता, वेरी गुड। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मैं आपको नॉर्मल, हार्ड, है ना, और सभी तरह के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में आप सभी को पता है न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, केवल केवल प्रोटीन की, केवल लिपिड की या केवल सेल्यूलोज की? प्लाज्मा झिल्ली जो होगी वो किसकी बनी होती है? सातवां, वेरी वेरी गुड। प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती हैं आपकी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं आपकी प्लाज्मा झिल्ली। किसकी बनी होती हैं? लिपिड और प्रोटीन की आपकी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 8वें नंबर का क्वेश्चन, कोशिका के अंदर, क्या कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह जो होता है वो आरएनए के द्वारा होता है? कहीं पर भी आरएनए और डीएनए का क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन तो आरएनए और डीएनए के ऊपर जरूर पूछते हैं, हाँ? कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है आरएनए, डीएनए, माइट्रोकांड्रिया या राइबोसोम? वेरी वेरी गुड, शाबाश।
ए आंसर, बी आंसर। ए आंसर आया है कि कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए जो होता है वो किस में पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में या राइबोसोम में? डीएनए किस में पाया जाता है? 9वें नंबर का आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। डीएनए किस में पाया जाता है? वेरी गुड, डीएनए आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये तो आम आदमी को पता है, आप सबको पता है कि सर मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 46। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है? एंजाइम का निर्माण करना, शर्करा का निर्माण करना, कोशिका का ढांचा बनाना, केंद्रक का निर्माण करना। केंद्रक का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है? 11वें नंबर का। वाह, बिल्कुल सही जवाब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य जो होता है कोशिका का ढांचा बनाना होता है। ऑप्शन हम सी के साथ जाएंगे। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, प्रोटोकाइनेसिस कहलाता है या डाइकाइनेसिस कहलाता है? केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। वाह, केंद्रक का जो विभाजन है आप सभी को पता है, केंद्रक का जो विभाजन होता है ना, उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। बी बात, ये तो सबको पता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, है ना। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, शर्करा या लिपिड? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है आपका बी वाला, सेल्यूलोज। जीन को वहन करने वाला आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाई डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र या सेंट्रोमियर? 15वें नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब। उसे हम कहते हैं जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाई गुणसूत्र कहलाती है। वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षण को नियंत्रित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षण को नियंत्रित करते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हो, ऑटोसोम्स कहते हो, लैम्प ब्रूश क्रोमोसोम कहते हो या हेट्रोसोम कहते हो? 16 नंबर का क्वेश्चन है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं ना, वे जो कहलाते हैं आप सभी को पता है, उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं, बी वाला। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के निम्न प्रभावों पर विचार करना है। यह रोग प्रतिरोध है, यह वृद्धिवर्धन है, यह जंतु क्लोइन है या ये मानव क्लोइन है? बताएं। आनुवंशिकी के ऊपर, सेल आनुवंशिक के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। वेरी वेरी गुड, 70। देखो, थोड़ा सा वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986 पर। 17वें नंबर का बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। 17वें नंबर का हो जाएगा आपका डी वाला। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के निम्नलिखित प्रभावों पर जो होता है ये रोग प्रतिरोध होते हैं, ये वृद्धिवर्धन होते हैं और ये जंतु क्लोइन होते हैं। तो ए, बी और सी। त्वचा के क्षतिग्रस्त हो जाने पर, त्वचा के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कौन सी कोशिकाएं त्वचा की मरम्मत करती हैं? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? त्वचा के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो त्वचा की मरम्मत करती हैं? हाइपोथैलेमस कोशिकाएं, एपिथेलियम कोशिकाएं, संवहनी कोशिकाएं या मेलपीगी कोशिकाएं? वेरी गुड। वेरी गुड, बी वाला, एपिथेलियम कोशिकाएं।
जीनोम चित्रण का संबंध जो है वो रक्त के वर्गीकरण से है, जीनोम के चित्रण से है, स्नायु केंद्रों के चित्रण से है, या मस्तिष्क के चित्रण से है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? वाया 19वें नंबर का आपके क्वेश्चन आ चुका है, वो है आपका जीन के चित्रण से। कोशिकाओं में CO2 एवं HO2 का विघटन क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? कोशिकाओं में CO2 एवं H2 का विघटन है वो क्या कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या लाइसोसोम? वाह यार, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी वेरी गुड, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, डीएनए में उपलब्ध, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में उपलब्ध ऐसा कौन सा यौगिक है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? एडिनिन, टायरोसिन, गुआनिन या सिस्टोसिन? डीएनए में उपलब्ध कौन सा ऐसा यौगिक है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? 21वें नंबर का क्वेश्चन। वाह, बी वाला बिल्कुल सही। टायरोसिन डीएनए में उपलब्ध कौन सा ऐसा यौगिक है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो टायरोसिन एक ऐसा यौगिक है जो क्या नहीं बनाता है? जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। जनन कोशिकाओं का निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनन कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथेलियन में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनन कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो किस एपिथेलियन में होता है? वाह, शानदार शानदार क्वेश्चन है आज के, बहुत ही। 22 वेरी गुड, क्यूबाइडल में होता है। किसमें? क्यूबाइडल। की याजमा किस अवस्था में निर्मित होता है? कौन सा की याजमा किस अवस्था में निर्मित होता है? 23 लेप्टोटीन अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में, डिप्लोटीन अवस्था में, पेकिटीन अवस्था में? वेरी गुड, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। लाइक क्यों नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, क्या हुआ? सी वाला डिप्लोटीन अवस्था में। पेकिटीन अवस्था कब पाई जाती है? पेकिटीन की अवस्था कब पाई जाती है? सूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय, असूत्री विभाजन के समय या द्विगुणन के समय? पेकिटीन अवस्था कब पाई जाती है? 24 बिल्कुल सही। पेकिटीन की अवस्था जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के समय पाई जाती हैं। ऑप्शन बी वाले के साथ जाएंगे। और है, और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप सबको बताना है और 110% आएगा कि डीएनए की 2 कुंडली संरचना किसने दी थी? और और वेरी वेरी गुड, डीएनए की 2 कुंडली संरचना जो दी थी आप सभी को पता है, वो दी थी आपके वॉटसन और क्रिक भाई साहब ने। डीएनए की 2 कुंडली संरचना दी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ गए ना इस वीडियो में से तो आपका बेड़ा पार है। आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? आरएनए का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा, डीएनए के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा या कोशिका भित्ति के द्वारा? 26 बिल्कुल सही, डीएनए के द्वारा होगा। आरएनए और डीएनए के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है। केंद्रिका किसका संश्लेषण करती हैं? केंद्रिका जो होती हैं वो किसका संश्लेषण करती हैं? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए या डीएनए का? वेरी गुड, 27वें का बिल्कुल सही जवाब आ गया है आपका, ए वाला। आरआरएनए का। केंद्रिका किसका संश्लेषण करती हैं? तो आरआरएनए का संश्लेषण करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सूत्रकणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है? सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या कोशिकी श्वसन? तो आप सभी को पता है सूत्रकणिका जो होती है कोशिकी श्वसन का। अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का पहला पात्र विश्लेषण किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का
पहला पात्र विश्लेषण किसने किया था? सर ये तो आर्थर कोर्नेबर्ग ने किया था। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिकाएं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिकाएं और पशु कोशिकाओं में अंतर होता है? तो वो किससे होता है सर? वो तो क्लोरोप्लास्ट से होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को आप क्या कहते हो? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को आप साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, जो भी पहली बार देख रहे हैं लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री क्लास में तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। कृपया बातें न करें, है ना। बातें करने से आपको क्या मिलता है? वेरी गुड, साइटोलॉजी, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध तो सर वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, रोगों से नहीं, विषों का अध्ययन, विष का जो अध्ययन वो क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको याद है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी, कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया। सबसे छोटा पक्षी बताना है कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी तो कबूतर तो नहीं होगा, तोता भी नहीं होगा। गुंजन पक्षी क्या होता है? गुंजन पक्षी होता है सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए क्या? शिकार परभक्षी और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ होते हैं, वो चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो होते हैं वो किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि। तो ये जो शिकार करते हैं ना उसके कारण प्रतिध्वनि निर्धारण का। अगला क्वेश्चन, आभासी फल सेब है, अमरूद है, आम है, टमाटर है। आभासी फल तो होता है सर, आभासी फल होता है सेब होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है आभासी फल, अभी 2021 में पीएनएसटी में पूछा था ये। अगला क्वेश्चन, बंद कॉपी रहने दो। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही काम का है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन बताए, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? बता। वाह यार, खरगोश। यस, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? मांस में जो जल का वहन होता है वो किसके द्वारा होता है? वाह, और किसी के आया? मांस में, वाह यार, 226 बिल्कुल सही, पेरेन काइमा। मांस में जल का वहन जो होता है वो पेरेन काइमा द्वारा होता है। शल्क प्रक्रिया के बाद जनन लेने वाला पहला बच्चा कौन था? शल्क प्रक्रिया के बाद जनन लेने वाला पहला बच्चा सीजर, हेक्सले, विलियन या पाश्चर। शल्क प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला जो पहला बच्चा था ना सर वो था सीजर, सीजर। अगला क्वेश्चन, उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? उभयचर शब्द का अर्थ आपको बताना है। उभयचर शब्द का अर्थ 3 जीव, 4 जीव, 2 जीव या 1 जीव। वाह वाह, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी से प्राप्त होना चाहिए। उभयचर शब्द का अर्थ होता है ना 2 जीव, 2 जीव का अर्थ होता है उभयचर। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं जो होती हैं अनावृत बीज में पाई जाती, ब्रायोफाइडा में पाई जाती, टेरिटोफाइडा में पाई जाती हैं, आवृत बीजी में पाई जाती। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? वेरी गुड, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो आवृत बीजी में पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, ये रहने दो। क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध किससे है? मोलस्का से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेलियोटिस का, खरगोश का, हाइड्रा का या हाइला का।
निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो सर खरगोश का संबंध है मोलस्का से। किसका? खरगोश का संबंध मोलस्का से। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या हरे पादप के द्वारा। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपके हरे पादप के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये रहने दो, ये रहने दो, ये रहने दो, ये रहने दो। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? बताएं। निम्न में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? युग्निला, माइक्रोप्लाज्मा, पैरामीशिया या क्लोरेला? वाया। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है युग्निला। युग्निला। निम्न में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? तो वो होता है आपका युग्निला होता है। क्या हो जाएगा? युग्निला। अगला क्वेश्चन, स्वपोषित तितली होती है क्या? स्वपोषित शैवाल होते हैं क्या? टिड्डा होते हैं क्या? या मशरूम होते हैं? बता। स्वपोषित जो होती है ना, स्वपोषित जो होते हैं वो होते हैं आपके शैवाल। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, कितने नंबर आए। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे 5 PM पर। 3 बजे और 5 बजे भी आपकी क्लास रहती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए उससे पहले मैं आपको एक 200 रुपये वाली PDF भी बता देता हूँ। अगर आपने 200 रुपये वाली PDF नहीं लिए तो उसमें ले लेना। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखो। 200 रुपये वाली PDF में आपको मिलेगा 2007 से 2019 तक के ओल्ड पेपर, 5 मॉडल टेस्ट पेपर 1, 500 क्वेश्चन 1, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी इंग्लिश के 1500 क्वेश्चन 1, और फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के ये सारे क्वेश्चन एक। टोटल मिलाकर आपको मिलेंगे 11,000 क्वेश्चन प्लस 11वीं 12वीं की NCERT बुक। ये सारा PDF मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर PDF फाइल में। तो अगर आपको लेना है तो 200 रुपये आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी करवा कर मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और डेमो भी देखना है तो आप बिल्कुल डेमो देख कर ही खरीदें। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।